Hello everyone, I welcome you to this initiative that I have started for anthropology. Okay, this is something basic about me, and you all know that we are doing this free anthropology lecture series for everyone. इस जर्नी में हमने यूनिट 3, 4, 5 एंड अभी हम 6 का लास्ट पार्ट दैट इज 6.3 कर रहे हैं. 6.1 and 2 ऑलरेडी हो चुका है. वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड 8 and 9. सो वी आर अबाउट टू फिनिश पेपर 2. इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, 3 पॉइंट्स है जो हम इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है, सबसे पहला है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और उनके इम्पैक्ट्स किस पे? ट्राइबल्स पे. ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ट्राइबल. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है. इसमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, एंड फॉरेस्ट पॉलिसी पे सीधा सवाल आ चुका है, तो आपको ये पॉइंट करना ही है क्योंकि एकदम छोटा सा है. सिर्फ मान लीजिए कि अगर मैं एक नॉर्मल इतना साइज़ का भी अगर एक पेज बनाता हूँ तो एक लिटरली 4-6 लाइन में आपका ये आंसर बन जाएगा. बट ऐसा है कि इसको 6 के 6 लाइन आपको याद होनी चाहिए, आपको ईयर से याद होने चाहिए. सो दैट इज़ थिंग हम आगे देखते हैं. और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, सेम टॉपिक जो है पेपर 1 में भी है, बट ऐसा है कि उसमें फैमिली पे इम्पैक्ट पूछा गया है कि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का फैमिली पे क्या इम्पैक्ट हुआ है. तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का होता है इंडिपेंडेंस. उसके बाद इंडिया में बहुत जो है नीड आ जाती है एनर्जी की, इंडस्ट्री की. उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट और माइनिंग प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी चीज़ें सेटअप होती है. सिटीज़ में जगह कम होती है, इसीलिए गवर्नमेंट भागती है रिसोर्सेस रॉ मिनरल्स की तरफ, जो कि मोस्टली होता है ट्राइबल डिनोमिनेटेड बेल्ट में. अगर मैं सेंट्रल इंडियन रीजन की बात करूँ तो वहाँ 55% ट्राइबल्स है. एंड वहीं पे एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन्हीं एरिया में इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल हैं. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस आर प्रेजेंट ओवर हियर. सो दैट इज़ एक्चुअली द थिंग. ठीक है, ओके, तो ये हो गया. तो अभी इसके कारण जो है डिस्प्लेस्ड हुए क्रोर्स, मिलियन, करोड़ पीपल यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं. ठीक है, कुछ रिहेबिलिटेट हुए ही नहीं, बिल्कुल कुछ रिहेबिलिटेट हुए तो उनको फिर से वहाँ से हटाया गया और नई जगह पे बिठाया गया. एंड ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मेकिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू सर्वाइव. 80% जो डिस्प्लेस हुए थे उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटीज़ सबसे ज़्यादा थी. अब आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ट्राइबल पे. इसका इम्पैक्ट क्या है? तो लैंडलेसनेस. ठीक है, उनकी ज़मीन चली गई, उनके जॉब चले गए, उनकी लाइवलीहुड चली गई. अब जब उस जगह से उनको हटा दिया गया तो कल्चर भी चला गया. जॉब, लाइवलीहुड गई तो गरीबी आ गई, मार्जिनलाइजेशन हो गए, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है. जब एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले उनका अनएम्प्लॉयमेंट होना भी तो ज़रूरी है, तभी तो मार्जिनलाइज होंगे. तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत सा ट्रॉमा जो उन्होंने फेस किया, उसके कारण मॉर्बिडिटी मतलब डेथ जो है उन्हें बहुत बड़ी. फिर इश्यूज़ जो होते हैं ना, अपनी किनशिप, अपना कल्चर भी लॉस कर दिया, अपनी किनशिप, अपने जो रिश्ते थे वो भी छूट गए. नए जगह पे एडजस्टमेंट करने का एक स्ट्रेस होता है. जब आप कभी किसी टाउन से अगले टाउन में मूव करते हैं, मान लीजिए आप पुणे या दिल्ली गए हो, तो आपको एडजस्ट करने में थोड़ा इशू होता है, वो हो गया. फिर हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी बहुत से इश्यूज़ होते हैं. सो ये सारे इश्यूज़ होते हैं. अगर स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स हम बात करते हैं तो आंसर राइटिंग में कैसे, ये तो ऊपर आपने डायग्राम बना दी. अब आते हैं इम्पैक्ट्स पे. कल्चरल इम्पैक्ट में जब वो नए एनवायरनमेंट पे गए तो नया कल्चर, क्योंकि कल्चर की अगर डेफिनेशन ले, ठीक है, हर्ट्सकोविट्स ने जो है ना वो डेफिनेशन दी है कि कल्चर इज़ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, एनवायरनमेंट का एक मैन मेड पार्ट है, उसको रिस्पॉन्स के तौर पे. तो जो भी कल्चर होगा वो एनवायरनमेंट जैसे चेंज होगा तो कल्चर चेंज हो जाएगा. अगर मान लीजिए कि आप स्वेटर्स पहनते हैं बहुत ज़्यादा हैवी, क्योंकि आप मान लो कि आप स्वीडन वगैरह में रहते हैं, ठीक है, तो या हिमालय के बहुत ऊंचाई पे रहते हो तो आप एकदम स्वेटर पहनोगे.
अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने यूरेनियम ढूंढ लिया और आपको डिस्प्लेस करके आपको मान लो कि किसी नागपुर जैसे नागपुर या चंद्रपुर में आपको डाल दिया जो एकदम बॉइलिंग वाटर जैसे गर्म सिटीज़ है, तो वहाँ पे आप वो कपड़े नहीं पहनोगे, आप उसको छोड़ दोगे ना। सो दैट इज़ एक्चुअली द कल्चरल इम्पैक्ट। उसके कारण जो रहन सहन है वो भी चेंज हुई, उनका खाना पीना, सोशल बिलीफ, ये सारी चीज़ें जो है निकल गई। उसके बाद फैमिलियर जो टाइज थे, रिलेशंस थे, वो भी टूट जाते हैं। सोशल इम्पैक्ट में आते हैं जिसमें किनशिप का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, फिर डिसरप्शन होता है सोशल लाइफ में, फैमिली स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं एलिनेशन हो गया, एंसेस्ट्रल माउंटेन्स, रिवर, श्राइन, टेम्पल, फॉरेस्ट, वर्शिप की जगह, इन सब जगह से जो है उनका एक सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस हो जाता है। फिर आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जिसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, इकोसिस्टम लॉस होता है, डीजनरेशन है, सबमर्जेशन ऑफ लैंड होता है, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ होता है क्योंकि डिस्चार्ज होता है ना माइनिंग से, जो रिवर में जाएगा वहाँ पे फिश पोल्यूट करेगा, ज़मीन में जाएगा लैंड पोल्यूट करेगा। सो ये बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू, फिर बायो अक्यूमुलेशन के थ्रू इंसान के अंदर आता है, एंड दैट इज़ द थिंग वी सफ़र। फिर आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ट्राइबल्स पे क्या हुआ, तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिला और कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, और मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी जो होता है वो सिर्फ लैंड जिनके पास थी उन्हीं को मिलता है। तो जो आर्टिजन्स थे, जिनकी शॉप थी छोटी सी, मान लो काम करते थे, दिहाड़ी का काम करते थे, देयर वाज नो कॉम्पनसेशन फॉर देम। एंड इवन जो लैंड बेच के पैसे आए, इनको पता ही नहीं था कि क्या करना है उस पैसे के साथ। एंड ट्राइबल्स में एक चीज़ होती है सोशल एक्स्ट्रावेंजेंस, मतलब खर्चा बहुत होता है, छोटे छोटे फेस्टिवल्स पे, लाइफ इवेंट पे खर्चा होगा। तो उसके कारण ट्राइबल्स लिटरली व्हाट आई सेड, बहुत से पैसे उन्होंने बर्बाद ही कर दिए पानी की तरह। और मार्केट इकोनॉमी जब आती है तो ट्राइबल्स में अगर आप जाओगे, आप उनको मतलब वहाँ जाओगे एंड यू विल आस्क देम कि भैया थोड़ा हनी दे दो, तो दे देते हैं बिना किसी इसके। बट सिटी में जब आते हो तो ये नहीं होता। सिटीज़ में हर चीज़ का कीमत होता है, क्योंकि अब जब भी हनी लेने जाओगे तो यू विल रिमेंबर कि अरे यार ये तो 200 रुपये का इतना सा आता है, तो कैसे दे दो। ट्राइबल्स में वैसे नहीं होता है। बट जब ट्राइबल्स यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने ये चीज़ जब देखी तो दे ऑल्सो फेल्ट दैट थिंग। फिर स्किल्स नहीं है तो काम भी नहीं मिलता, काम मिलता है तो वेज नहीं मिलते हैं, और एक्सप्लॉयटेशन। इवन जितना मेन का एक्सप्लॉयटेशन होता है काम में, उतना ही विमेन का भी होता है। इवन विमेन आर प्रोन फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जैसे पोस्ट रिहेबिलिटेशन स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, ये चीज़ें आती है। डिसरप्शंस होता है फैमिलीज़ में, किनशिप में, ये चीज़ें। हेल्थ में अगर हम देखते हैं तो मेंटल एंड फिज़िकल स्ट्रेस, एल्कोहलिज्म एंड गैम्बलिंग, उसी के कारण माल पैसे जो है उनके बर्बाद हो जाते हैं इसी दो चीज़ में। तो फिर खाने के लिए कुछ नहीं बचता, तो माल न्यूट्रिशन और एनीमिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, लाइफस्टाइल रिलेटेड, इसमें एसटीडीज़ में HIV, सिफिलिस, गोनोरिया आ जाएगा। लाइफस्टाइल डिसीज़ में हुआ एंड संथाल, इन्होंने जब इंडस्ट्री माइनिंग आई वहाँ पे इन्होंने लेबर पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ड्रिंकिंग वगैरह स्टार्ट किया, अभी डायबिटीज़ वगैरह प्रॉब्लम इनको हो रहा है। सो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़। अगर हम इश्यूज़ देखते हैं कि ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में क्या क्या है, तो सबसे पहले कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कुछ भी, लैक ऑफ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। और जो आर्टिजन्स थे उनको, या लैंडलेस वर्कर्स थे, उनको कोई जस्टिस नहीं है। कॉम्पनसेशन जैसे सिर्फ मॉनिटरी है, और कल्चरल ये होता है और भी टाइप का कॉम्पनसेशन होता है, वो नहीं मिला। उसके बाद कंडीशंस जो है रिहेबिलिटेड जगह पे वो भी पुअर थी, जैसे कि वाटर लॉक्ड लैंड। अब ज़मीन के बदले ज़मीन तो देती, पर ज़मीन आधी पानी में है हर साल, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। फिर बहुत कंडीशन में रिहेबिलिटेशन ही नहीं होता है, ठीक है। और कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है इसमें, स्टेट पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी की, जो मतलब आज अगर रिहेबिलिटेशन बन रहा है तो ये रिहेबिलिटेशन की कॉस्ट जो है नेशनल प्रोजेक्ट में आनी चाहिए, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। 1990 तक 2 करोड़ डिस्प्लेस हो चुके हैं, उसमें से सिर्फ 20% जो है रिहेबिलिट हुआ है। तो अभी जो 76% पॉपुलेशन है वो कहाँ है? आस्क योर सेल्फ, एंड आई एम आस्किंग माई सेल्फ, आई हैवंट फाउंड एनी आंसर, टेल मी इफ यू फाउंड इट। Women, children, worst affected because both are prone to domestic violence
women are prone to sexual abuse, so that is something which is very what should I say. देन आ जाते हैं इनएडिक्वेट कॉम्पोजिशन, जो भी पैसे देते हैं वो मार्केट रेट पे वगैरह होते हैं. बट मान लो कि अगर आप कोई एक विलेज लो, विलेज में अगर ज़मीन है, अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पे 500 रुपीज़ स्क्वायर फिट है, बट अगर मैं पुणे में जाता हूँ तो ये 5000 रुपीज़ स्क्वायर फिट है. सो देर इज़ नो कॉम्पनसेशन. अगर मुझे लैंड, यहाँ की लैंड बेच के मुझे कहीं और सेटल होना है अगर तो नहीं हो पाएगा, राइट. सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. फिर आते हैं एल्डरली जो है ना पॉपुलेशन, एल्डरली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, क्योंकि जब आप सिटी में मूव करते हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, आपके पास एवेन्यूज़ इनकम नहीं होते, तो एल्डरली जो है ना वायलेंस, इग्नोरेंस का बहुत बुरी तरह से शिकार होती है. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड पुअर. अगर हम हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, ठीक है, उड़ीसा में जो हुआ था उसकी केस स्टडी पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट बनाया था फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और पावर के लिए, ठीक है, पावर जनरेशन के लिए. और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने इसको लैंड को एक्वायर किया था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंडर. इसमें एग्रीकल्चरल लैंड थी जो मोस्टली सबमर्ज हुई थी, और स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एक्सक्लूसिव पॉलिसी भी नहीं थी, ठीक है. उसके बाद कुछ लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया, बट स्टिल द पीपल फेस्ड प्रॉब्लम. जैसे सबसे पहला था कि गवर्नमेंट ने ये अंडर एस्टिमेट कर दिया है, उनको लगा कि 10-20 हज़ार लोग होंगे रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि इट वाज लैक्स में लोग थे. फिर कॉम्पनसेशन भी इनएडिक्वेट था और नो लैंड वाज अलॉटेड. बहुत कम जगह पे लैंड अलॉट की गई, पुअर क्वालिटी की, लिटरली नहीं की गई. एंड लिविंग कंडीशन जो थे वो बहुत ज़्यादा पुअर थे. अब ट्राइबल्स को फ्री जगह की आदत है, अब उनको ऐसी एक रूम बना दी, यहाँ पे किचन है, यहीं पे मतलब एंट्री है, यहीं पे उनका हॉल है, यहीं पे उनका स्टोर रूम है, यहीं पे वॉशरूम है, यहीं पे किचन है. सो दैट इज़ नॉट समथिंग ट्राइबल्स आर अकस्टम्ड टू. तो फेलियर हुए गवर्नमेंट की स्कीम, तो उसके रीजंस क्या थे. गवर्नमेंट ने अटेंशन दिया ही नहीं कि ट्राइबल्स का लाइवलीहुड भी लॉस हुआ है. पैसे दिए और कहा कि भैया आप चली जाइए, बट दैट इज़ नॉट द थिंग. आपने लाइवलीहुड पे ध्यान दिया होता तो शायद इंसान एडजस्ट कर लेता. ब्यूरोक्रेटिक अपेथी, गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी, ये बिहेवियर बहुत बुरा है, समझ में नहीं आता ये क्यों करते हैं. बिकॉज अपेथी इज समथिंग विच इज़ रियली 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 बैड. ध्यान ही नहीं देता कोई, है ना. फिर आता है फेल्यूर. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किए ही नहीं, और किया है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया. गवर्नमेंट के पास भी लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि लैंड इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है. और बहुत से जो मसल पावर, पॉलिटिकल पावर है, गूंज है, उन्होंने लैंड को कब्जा के रखा है, ठीक है. और ये भी गवर्नमेंट में है, तो लैंड ऑलरेडी जितनी है वो ये लोग खा लेते हैं, तो फिर बचती कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास लैंड नहीं है. फिर आ जाते हैं फेलियर टू प्रोवाइड लैंड डॉक्यूमेंट. अब लैंड डॉक्यूमेंट और पट्टा भी गवर्नमेंट देती नहीं है, उसके कारण उनको लोन नहीं मिलता, तो फिर वो मनी लेंडर के पास जाते हैं. मनी लेंडर हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसके कारण वो दे नहीं पाते पैसे वापस. फिर आ जाता है लैंड एलिनेशन, और फिर पॉवर्टी, फिर वही साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाती है. फिर आते हैं एनजीओज, इनको इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, फिर एनजीओ खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट दैट इज़ मोस्टली नेगेटिव टर्म में, क्योंकि फिर वो और गवर्नमेंट में टसल स्टार्ट हो जाती है. कॉम्पनसेशन इनएडिक्वेट है. लिटरेसी बिल्कुल भी बहुत कम है ट्राइबल्स में, और आफ्टर स्टडीज़ कोई भी कंडक्ट नहीं की जाती है. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम. ओके, फिर हम आ जाते हैं कि इश्यूज फेस्ड आफ्टर रिहेबिलिटेशन. अब रिहेबिलिटेशन चलो हो गया, तो न्यू सोशल सेटअप को अडॉप्ट करना है, चेंज्ड एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना है, जिसमें उनको कल्चरल प्रिपरेशन और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन दोनों करनी होती है. वहाँ पे उनको नेटिव्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है. नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में ऐसे हुआ कि 2 गोंड कम्युनिटीज़ को, जो कि राइवल्स थी, ठीक है, इनको एक ही सेटलमेंट में बिठा दिया. अब ये 2 कम्युनिटीज़ जो राइवल कम्युनिटीज़ है, रिहेबिलिटेशन में इनको सामने सामने बिठा दिया. सो द रिजल्ट वाज सोशल अनरेस्ट. कम्युनिटीज़ जो है इश्यूज जैसे डिप्रेशन फेस करते हैं. विमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली ये बहुत बुरी तरह से फेस करते हैं एक्सप्लॉयटेशन. विमेन बेसिकली जो है
हाउस होल्ड का एडिशनल बर्डन सफ़र कर रही है। यंग जनरेशन को समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट दे वर एंड वेयर दे आर, मतलब वो अपना एक डिलेमा में है। किनशिप जो है वो डिसरप्ट हो गई है, लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो गया है, सोशल एक्स्ट्रावेंजेंस मतलब शादी वगैरह के जो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके कारण वही फिर से लोन लेना है, लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा है, नहीं दे सकते तो लैंड चली जाएगी और फिर वही प्रॉब्लम रिपीट। एल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा है और डोमेस्टिक वायलेंस की जो केसेस है वो भी ज़्यादा है। केस स्टडीज़ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सिंगरौली, तो सिंगरौली में डिस्प्लेसमेंट जो है उसको स्टडी करते हैं। तो आफ्टर रिहेबिलिटेशन, ऐसे पहले जो ट्राइबल्स थे दे वर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब दे वर जस्ट नॉर्मल कम्युनिटी, बट जब रिहेबिलिटेशन हुआ तब उन्होंने समझा वहाँ की जगह को कि देयर इज़ अ मनी थिंग, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उनकी ग्रीड भी बढ़ी, ग्रीड बढ़ने के कारण फिर चोरी, उसके बाद सोशल अनरेस्ट, रेप, वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी सिंगरौली में। एंड वो रीजन जो था पूरा का पूरा रीजन बन गया विक्टिम ऑफ सोशल इवल। सो द थिंग इज tribals were happy, you brought them here, you gave them something which they might not have liked and want, and then they were actually facing these issues. गवर्नमेंट ने कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंस इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट एक्ट। इसको मैं बस कॉम्पनसेशन एक्ट लिखूंगा, अगली बार से आप समझ लेना कि मैं इस एक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड देन पेसा एक्ट, ये लेजिस्लेटिव मेजर्स है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, जिसको 1984 में इन्होंने अमेंडेड किया है, और राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन ऊपर वाला, ठीक है, उसको फिर बिल आया था 2015 में जो कि पास नहीं हुआ। अब इसमें सेकेंड एंड लास्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी एंड ट्राइबल। तो डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी एंड ट्राइबल्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है एंड देयर इज अ गुड चांस। फॉरेस्ट्री जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब उस पर स्टेट एंड सेंटर दोनों भी जो है लॉज बना सकते हैं, स्टेट एंड सेंटर बोथ कैन मेक लॉ। अगर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज देखते हैं तो अर्लियर फॉरेस्ट वॉज फ्री फॉर एवरीवन, मोस्टली people, tribals were actually the master of forest, but then colonial powers की नज़र पड़ जाती है। नज़र पड़ने के बाद मोस्टली टिम्बर वुड इकोनॉमिक बेनिफिट, रेलवे ट्रैक के लिए कॉलोनियल मास्टर्स यानी ब्रिटिशर्स की नज़र पड़ जाती है और शुरू कर देते हैं एक नई कहानी जिसको कहते हैं हम एक्सप्लॉयटेशन की कहानी। ये आती है फॉरेस्ट पॉलिसी 1855 से, जिसमें ब्रिटिशर्स अपनी अथॉरिटी बता देते कि हु इज़ एक्चुअली द मास्टर, ठीक है, एंड दे पिच फॉर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ये बस कहने की चीज़ थी, मेन उनका मकसद था कि अपनी अथॉरिटी जो है इस चीज़ पे दिखाया जाए। सो रिमेंबर दिस थिंग, 1855, 1865, 1878। फिर आता है फॉरेस्ट एक्ट 1865। इसमें फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया गया रिजर्व एंड अनक्लासिफाइड में। अनक्लासिफाइड में ग्रेजिंग वगैरह चीज़ें चलती थी, रिजर्व्ड में पीपल पे 100% रेस्ट्रिक्शन था, ट्रेसपासिंग जो थी वो पनिशमेंट थी। इसमें स्टेट मोनोपोली उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि रिजर्व फॉरेस्ट आर स्टेट प्रॉपर्टी, दैट्स इट। फिर आता है 1878, 55, 65, 78। उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि वेस्टलैंड पे हमारी सॉवरेनिटी थी। यूजुअली वेस्टलैंड वाज अ कम्युनिटी प्रॉपर्टी, बट नाउ दिस बिकम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। फिर रिजर्व फॉरेस्ट, और ये जो फॉरेस्ट था इसको 3 टाइप में डिवाइड किया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। विलेज फॉरेस्ट छोटा सा पैच था फॉरेस्ट के लिए, गांव के लोगों के लिए छोड़ दिया। रिजर्व फॉरेस्ट एक्सक्लूसिव था। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ एक्टिविटी अलाउ होती थी जो फीस के बाद कर सकते थे। फिर आते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1874, 55, 65, 78 एंड 94। सो इसमें ऐसे हुआ कि ज़मींदार को कहा गया कि आप जो है जो लैंड है ओपन फॉरेस्ट लैंड उसको आप एग्रीकल्चरल लैंड बना लीजिए। और ज़मींदार तो दे वर रेडी, जितना मिला उतना कम। उन्होंने 4 टाइप में लैंड को डिवाइड कर दिया। एक थी हिल स्लोप, जिसको बेसिकली उन्होंने एक
बफर जोन के टाइप पे उन्होंने रखा था। फिर सेकंड फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया टिम्बर के लिए, थर्ड को माइनर फॉरेस्ट के लिए, एंड फोर्थ को ग्रेजिंग के लिए। तो टिम्बर जो था उसमें लोकल्स को बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया, वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी थी, स्टेट मोनोपोली थी जो ब्रिटिश इंटरेस्ट सर्व करती थी। फिर आते हैं माइनर फॉरेस्ट, उसमें लोकल्स को अलाउ किया था जब एक मिनिमल नहीं बट मैक्सिमम फीस देने के बाद ग्रेजिंग के लिए लोकल को अलाउ किया गया था आफ्टर पेइंग फी। फिर आता है 1927, इसमें फॉरेस्ट जो डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ थी उनको सीवियरली इम्पैक्ट किया गया, उनको लिटरली बहुत ज़्यादा एलिनेट किया गया, नेचर मैन स्पिरिट जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको तोड़ा गया, पेनल्टीज़ उन पे, पीपल राइट जो थे उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया गया। सो द थिंग वाज दिस एक्ट एक्चुअली जो भी बचा खुचा था ट्राइबल्स का, इट वाज एंडेड विद दिस एक्ट। फिर आता है पोस्ट कॉलोनियल नेशनल पॉलिसी इंडिया में। अब सबको लगा कि इंडिपेंडेंस हुआ है, अब गोरे गए तो गोरों का नियम भी जाना चाहिए, अब हम आए हैं तो ना देश अपने हिसाब से चलेगा। बट फिर आती है इंडियन नेशनल पॉलिसी 1952। ये कुछ नहीं था, बस जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी उसका कंटिन्यूएशन था। इसमें उन्होंने कहा कि हमारा गोल है कि फॉरेस्ट को हम 1/3 लेवल तक ले जाए, जो आज तक हम कर ही रहे हैं। क्लासिफाइड किया गया फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड, नेशनल और विलेज फॉरेस्ट, सेम वही था। फिर 1953 में जो फॉरेस्ट थे उसको नेशनलाइज कर दिया गया। फिर आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इससे पहले 2-3 कमेटीज़ बनती है, बीच में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1974-75-6 में ड्यूरिंग इमरजेंसी में भी फॉरेस्ट वगैरह जो है उसको स्टेट से हटा के कॉन्करेंट में डाल देती है। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री करना है एक्चुअली गोल सेट करते हैं इसमें। बट ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन था इट वाज अनसक्सेसफुल, उसके कारण बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है और जो डिफॉरेस्टेशन है वो बढ़ता है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। ये पहली पॉलिसी थी जिसमें लोकल पीपल का रोल जो था उसको रिकॉग्नाइज किया गया, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी रखने पे जोर दिया गया, कमर्शियल इंटरेस्ट से इकोलॉजिकल कंसर्न्स पे फोकस किया गया और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज किया गया। फिर आता है कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1990s में, इसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और पीपल्स पार्टिसिपेशन हुआ, जिसके कारण कम्युनिटी जो थी देयर वाज अ शॉर्ट टर्म रिलीफ फॉर पीपल। फिर आता है 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें ट्राइबल्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको लैंड अलॉट की जाती है, कल्टीवेशन जो है वो लाइवलीहुड के लिए अलॉट किया जाता है, ओनरशिप दी जाती है बट लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता, माइनर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे राइट्स उनके सिक्योर किए जाते हैं, इंडिविजुअल राइट एज वेल एज कम्युनिटी राइट दोनों दिए जाते हैं, एंड हैबिटेट राइट्स मिलते हैं, एंड राइट टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड मैनेज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सारे अधिकार मिलते हैं। और लास्ट इसमें आता है कॉम्पनसेशन वाला, ठीक है, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एक्ट 2013, उसमें कॉम्पनसेशन प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं। तो इतने सारे कॉलोनियल पॉलिसी आई है, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक यू हैव टू राइट इट, बट इतना डिटेल में नहीं है, आप सारे एक्ट्स लिखिए एंड देन 2-2 लाइन्स लिखिए, इसमें से जो जो याद रहता है उतना ही लिखिए, जो ईजी लगता है वही। फिर आता है इम्पैक्ट ऑन कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ, जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिश इंडस्ट्री को जाने लग गया, जो ट्राइबल्स थे वो मास्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट से वायलेटर ऑफ फॉरेस्ट बन गए, रेस्ट्रिक्शंस आ गई ट्राइबल ट्रेडिशनल राइट्स पे, गरीबी एम्पावरिशमेंट हो गया ट्राइबल्स में, इंक्रोचमेंट हो गया, ठीक है, आउटसाइडर्स जैसे मनी लेंडर ज़मींदार, एक्सप्लॉयटेशंस बढ़ गया ज़मींदार द्वारा, और फिर बॉन्डेड लेबर जैसी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अगर हम देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में फॉरेस्ट पॉलिसी में क्या, ये था प्री इंडिपेंडेंस में कॉलोनियल टाइम, अब आते हैं पोस्ट कॉलोनियल पे कि फॉरेस्ट पॉलिसीज़ पे क्या इम्पैक्ट रहा। तो सबसे पहले यही कि पॉलिसीज जो थे वो ब्रिटिशर ने जो पॉलिसी बनाई थी उसकी बस एक्सटेंशन था। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 उसने फॉरेस्ट एक्चुअली राइट्स जो है रिकॉग्नाइज किए। हम कहते हैं दूर आए, देर आए दुरुस्त आए, तो दैट इज़ एक्चुअली इट, देर आए बट दुरुस्त आए। फिर आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट,
ये चीज़ होती है 1980s में 90s में। फिर फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड बनती है उसका वो फेल हो जाती है। फिर आता है डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए, एंड फिर ट्राइबल्स के लिए कुछ बचता नहीं है तो दे गो फॉर मोनोक्रॉपिंग, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग। शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या रह गई पॉलिसीज़ में। फॉरेस्ट जो है वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये चीज़ समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने उनको पैसे देके हटा तो दिया वहाँ से, बट रिहेबिलिटेट करने के बाद ये नहीं सोचा कि अभी लाइवलीहुड क्या रहेगी। अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो थे वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू की तरह काम करते थे स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट भी ज़्यादा कुछ मोटिवेटेड नहीं थी कि ट्राइबल्स के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले। कोई टेक्निकल एक्सपर्ट टीम नहीं थी। एनके बोस एंड आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, बट देयर वाज अ टीम जिन्होंने किया था। आई थिंक इट्स एनके बोस और आई कांट रिमेंबर द नेम, इट्स देयर ओनली, ओके। एंड लैक ऑफ नॉलेज, ट्राइबल लाइवलीहुड पे कैसे ट्राइब्स रहते हैं उनका नॉलेज गवर्नमेंट को लिटरली नहीं था। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एक्सट्रीमिज़म ने, माओवादी जो लोग हैं विचारधारा है उन्होंने, एंड देन दे स्टार्टेड दिस एंटी इंडिया एंटी नेशनल कैंपेन। ट्राइबल जो वे था आइसोलेशन का, इट वाज एक्चुअली अगेंस्ट द स्टेट, क्योंकि ट्राइबल आइसोलेशन में रहते थे। स्टेट एक्चुअली इज़ अ interdependent economy and tribal were actually independent, so that is also one of the conflict. So over dependence on government on policy, तो गवर्नमेंट ने जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी वो पॉलिसीज़ पे रखी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो लेने चाहिए थे एफर्ट्स, गवर्नमेंट डिड नॉट टेक इट। गवर्नमेंट मोस्टली रिलाई ऑन पॉलिटी। अगर हम कुछ केस स्टडीज़ देखते हैं तो फॉरेस्ट राइट एक्ट इसका सक्सेसफुल एग्जाम्पल है पांचगांव एंड मेंढलखा। ये गढ़चिरौली में और ये चंद्रपुर में है, ठीक है। पांचगांव इज इन चंद्रपुर, ये नागपुर के पास है। गढ़चिरौली दोनों नागपुर के पास है, विदर्भ रीजन में। सो कम्युनिटीज़ जो है ना उसको ओनरशिप दिया गया ओवर बाम्बूज, ठीक है। कम्युनिटीज़ को बाम्बूज पे जो है ओनरशिप दी गई। एंड गुड थिंग अबाउट इट इज़ दैट कि आप समझो कि 3 साल में जो बाम्बूज का प्रोडक्शन था वो डबल हो गया, ठीक है। जो ज़मीन डिग्रेड हो गई थी वो रीजनरेट हो गई, क्योंकि पीपल टुक इट एज देयर लाइफ मूवमेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पॉलिसीज। यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक आता है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ट्राइबल। तो इसको क्विकली हम पॉइंट करते हैं, आप नोट साथ में बनाइए। अर्बन जो है 2 क्राइटेरिया होता है। एक होता है कि इधर स्टेट जो है वो बाय स्टैट्यूट बता दे कि दिस इज़ एन अर्बन एरिया। सेकंड होता है कि पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 75% नॉन एग्रीकल्चरल जॉब होने चाहिए, एंड डेंसिटी जो है वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। अगर हम ट्रेडिशनली बात करते तो ट्राइबल्स वेयर एक्चुअली फॉरेस्ट ड्वेलर, ठीक है, जो रूरल एंड आइसोलेटेड इंडिया में एक्चुअली रहते थे। फिर कॉलोनियलिज्म, रिलीजियस कन्वर्जेंस, क्रिश्चियंस, हिंदूज, ठीक है, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और माइग्रेशन, इनके कारण जो है ट्राइबल्स सिटीज़ में मूव कर जाते हैं, ठीक है। 1961 का अगर हम डेटा देखते हैं तो सिर्फ 1% ट्राइबल सिटीज़ में थे, और 2011 का अगर हम डेटा देखेंगे तो 11% ट्राइबल्स है जो सिटीज़ में थे। वाई अर्बनाइजेशन इज़ हैपनिंग इन ट्राइबल रीजन। ट्राइबल रीजन में अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले कोई ट्राइबल रीजन में नहीं हो रहा है, फॉर दैट मैटर अर्बन एरिया जो है वो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्हीं का एक्सपांशन हो रहा है, तो उसके कारण इनकी बाउंड्रीज ट्राइबल बाउंड्रीज में जाके घुस रही है। फिर आता है एवेन्यूज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ट्राइबल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ट्राइबल विल गो देयर एंड दैट रीजन एक्चुअली बिकम्स गुड फॉर दिस अर्बनाइज्ड। फिर मॉडर्न एजुकेशन मिला है तो ट्राइबल वांट द जॉब, ठीक है। फिर कल्चरल कांटेक्ट आया है नियर बाय कम्युनिटी से। फिर डेवलपमेंट ऑफ पेरी अर्बन जोन। एक सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो फिर उसके अराउंड लोग रहना पसंद करते हैं, बिकॉज सिटीज़ आर वेरी कंजस्टेड, पोल्यूटेड, सो पीपल फाइंड पेरीफेरी, एंड पेरीफेरी का भी फिर पेरीफेरी जो है वो उधर टच हो जाएगा। फिर मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसके कारण वहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है। और फिर कम्युनिकेशन जो है बढ़ गया है, ठीक है, रोड वगैरह आ गए, तो दैट इज़ द रीज़न। एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दीज आर सम ऑफ द रीज़न
वाई अर्बनाइजेशन वॉज हैपनिंग इन ट्राइबल रीजन। तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो 89% जो ट्राइबल्स है वो अभी भी रूरल एरिया में है, इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो एज एन ट्राइबल कम्युनिटी पे सिग्निफिकेंट नहीं है। बट स्टिल जो भी 11% सिटी में रह रहे हैं, दे आर फेसिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑन डेली बेसिस, पर्टिकुलरली वेजेस पे। किनशिप टाइज जो है वो डिटोरिएट हो रहे हैं। नेचर एंड इकोसिस्टम में जो हार्मनी मेंटेन करते हैं ट्राइबल्स, दैट इज़ एक्चुअली गॉन। उसके बाद जो रिलीजियस लीडर्स है या ट्रेडिशनल चीफ्स है, अपना इम्पोर्टेंस खो दिया है। फिर माल न्यूट्रिशन, इंडेप्टेडनेस, पॉवर्टी, हेल्थ लो, ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। इसके बाद शमन, मैजिक मन, ये जो चीज़ है हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, पहले पार्ट में पढ़ेंगे, तो ये अपना पूरा का पूरा रेलेवेंस ही खो चुके हैं। अगर केस स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन ऑफ बर्मान, ठीक है, ऑफ सिल्चर, इस कम्युनिटी के बारे में देखते हैं। तो बर्मान एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिली है उनके विलेज में, बट बर्मान्स मूव टू सिटी, ठीक है। अब सिल्चर में आ गए। अब सिल्चर में वो हिंदू कम्युनिटी के कांटेक्ट में आ गए। हिंदू कम्युनिटी में जॉइंट फैमिली इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, इज़ सम ऑफ द थिंग विच इज़ एक्चुअली गुड। तो फिर बर्मान्स दो टाइप के हो गए, एक विलेज बर्मान, एक सिटी बर्मान। तो जो विलेज बर्मन से दे आर स्टिल न्यूक्लियर फैमिली। सिटी में जो अर्बन बर्मन्स हो गए, तो अभी ये दीज पीपल आर फॉलोइंग जॉइंट फैमिली, ठीक है। सो दैट इज़ इट। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्राइबल्स। ये है इसका लास्ट सेकेंड पार्ट, ओके। ट्राइबल एंड इकोनॉमिक चेंज, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑफ ह्यूमन ग्रुप। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या? तो सोशो इकोनॉमिक चेंज, जहाँ पे एक सोसाइटी है, ह्यूमन ग्रुप है, जो विलेज या एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे मूव करता है, जो कि रिलेटेड मोस्टली होता है टेक्नोलॉजी से, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये चीज़ें आएगी। ट्राइबल्स का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के पीछे का रीज़न क्या है? तो सेंट्रल इंडिया जो रीजन है वहाँ पे 55% ट्राइबल है, एंड इंडिया के मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन द सेम रीजन। फिर माइनिंग लेबर्स के तौर पे ट्राइबल प्रोवाइड चीप वेजेस, ठीक है, चीप लेबर। उसके बाद गवर्नमेंट का भी फोकस था मैन्युफैक्चरिंग पे आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड देन एक्सपोजर टू मॉडर्न लाइफ पे जो है ट्राइबल जब कांटेक्ट में आए तो उन्होंने देखा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ्स, ओके। फिर है फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश स्टेट, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव्स। तो गवर्नमेंट का भी एक सॉर्ट ऑफ फेलियर है कि उन्होंने कोई स्टेट कोऑपरेटिव सेटअप नहीं किया। अगर स्टेट कोऑपरेटिव होता है तो गवर्नमेंट पीपल का एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल लोअर्स। अगर कोऑपरेटिव है, अगर सब लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं तो देयर इज अ चांसेस कि एक्सप्लॉयटेशन कम हो। बट इन रियलिटी द वे गवर्नमेंट इज एक्चुअली फंक्शनिंग इज दैट कि mostly going for a privatization and this sort of thing, which is good for the economy but bad for the people. And as a citizen, we need to see what is good for the people, because what is good for the people will eventually be good for the country. फिर है लैंड एलियनेशन, ये भी प्रॉब्लम है। जब उनकी लैंड चलेगी, ट्राइबल्स की लैंड चलेगी, तो उनको फिर क्या करना है? तो जॉब चाहिए, तो जॉब कहाँ मिलेगा? तो इंडस्ट्रियल, तो चलो इंडस्ट्री के पास, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। इंडेप्टेडनेस के कारण उनको काम करना पड़ता है, माइग्रेशन रीज़न ही होता है काम करने के लिए, एंड हंगर उसके कारण भी। सो दीज आर द रीजंस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। अब आ जाते हैं इम्पैक्ट पे। इम्पैक्ट्स क्या क्या है? माइग्रेशन, ट्राइबल्स जो है अपनी जगह छोड़ देते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ट्राइबल्स माइग्रेट कर लेते हैं। अगर मान लो कि कहीं यहाँ से 100 किलोमीटर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो यहाँ से ट्राइबल वहाँ मूव हो जाएंगे। अगर उसी जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट आर लिविंग इन हार्मनी, ठीक है, लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर सिंस एजेस। बट जब वो वहाँ से हट जाते हैं ना, दैट फॉरेस्ट ऑल्सो कैन नॉट सस्टेन, बिकॉज फिर बाकी इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, वो they don't make a symbiotic relation with forest. Loss of biodiversity है, disturbance to nature में spirit complex है, हेल्थ जो है वो हेल्थ इश्यूज़ के कारण
अगर मान लो इम्पैक्ट है, तो इंडस्ट्री के कारण एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, सारी चीज़ें होती है, तो हेल्थ भी डिटोरिएट होती है। एक्सप्लॉयटेशन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा होता है ट्राइबल्स का, और लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड, प्लेस ऑफ वर्शिप, श्राइन, रिवर, माउंटेन, सारी चीज़ों का लॉस होता है। सेपरेट अगर पॉइंट देखते हैं माइनिंग का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लैंड, फोर्स्ड माइग्रेशन, डिजनरेशन ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट, फिशरी ख़राब हो जाती है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, डिटोरिएशन ऑफ लैंड, एयर, इकोलॉजी एंड वाटर। की स्टडी देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ठीक है, जहाँ पे रौरकेला स्टील प्लांट की है, जहाँ पे केस स्टडी है। तो ट्राइबल एब्जॉर्ब्ड जो थे, वहाँ के जो ट्राइबल्स थे, उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेवल के तौर पे लिया गया। उसके बाद उनको बहुत बुरी आदत थी ड्रिंकिंग एंड ईटिंग की, जो कि वहाँ के लोगों ने समझ लिया कि अरे इसको दारू पीने की, खाने की आदत है, तो दे जस्ट वेंट फॉर इट, एंड जो भी पैसे वो कमाते थे दे यूज टू स्पेंड ऑन ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग एंड देन हेंस उसके बाद सेडेंटरी लाइफ, आराम से मतलब पैसे आ जाते थे, तो दे जस्ट वेंट फॉर दिस सेडेंटरी लाइफ, एंड उसके कारण उनको डायबिटीज़ एंड हाई बीपी जैसे प्रॉब्लम हो गए। टू एवरीवन दैट आई वांट टू से, वी हैव completed 3, 4, 5, 6, 8 and 9. The only unit which is remaining is 7 and 1 and 2, ठीक है, which we will complete in probably next 3 days. So within 3 days we will be completing our paper 2 completely, okay, and I just want you people to spread it, support me so that I can actually make more videos. So thank you so much, and just may God bless you.